तू हँस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल में और आज हम लोग प्रस्तुत हुए हैं एक नए अध्याय के साथ। बिल्कुल, ये अध्याय भी नया है और ये विषय भी नया है। आज से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफ़ी के बारे में। जैसा कि आपको बताया गया था कि हिस्ट्री के सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करने के बाद हम लोग ज्योग्राफ़ी की ओर स्विच करने वाले हैं। हिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स को हम लोग धीरे-धीरे कवर करेंगे। पहले जिन सब्जेक्ट के जो-जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको हम लोग पहले कवर करेंगे। तो आज उसी सिलसिले में हम लोग खड़े हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं यहाँ पे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पहला चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे प्रश्न लगातार बनते हैं और अगर आप विद्यार्थी हैं, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम के डेट्स घोषित हो चुके हैं, तो आपकी तैयारी मजबूत करने के लिए ये चैप्टर आपके पास प्रेज़ेंट किया जा रहा है। तो आज की बात प्रियंका के साथ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है आज से और हमारा टारगेट आपको पता चला होगा कि 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रहता है, यानी कि एक भी प्रश्न जो इस अध्याय से आपके एग्जामिनेशंस में आए वो ना छूटे। हम वन शॉट में वन लाइनर तो कवर करते ही हैं और इम्पॉर्टेंट थियरी सेक्शंस भी बता देते हैं। हालांकि 11th क्लास में थियरी क्वेश्चंस तो आते हैं नहीं, तो पता नहीं अगर पूछ भी लिया जाए तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज प्रियंका के साथ सेशन को। पूछ लेते हैं प्रियंका, कॉन्फिडेंट हो? हाँ सर। तैयारी है ना? हाँ सर। बिल्कुल, प्रियंका की तैयारी भी है और प्रियंका कॉन्फिडेंट है। तो हम लोग जैसा कि हमारे पास एक सीट होता है पर डे का, तो आज भी हमारे पास एक सीट मौजूद है जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर प्रियंका को देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत क्या-क्या है? खनन से प्राप्त प्राकृतिक और ज्वालामुखी से निकली हुई वस्तुएं। हाँ, बिल्कुल। खनन से प्राप्त जो प्रमाण होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं और साथ में जो ज्वालामुखी से निकली हुई वस्तुएँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पृथ्वी की आंतरिक आंतरिक संरचना को समझने के लिए अ, अप्रत्यक्ष स्रोत क्या-क्या है? अंतरिक्ष से निकली हुई उल्कापिंड हुँ। और संबंध भूकंप संबंधित क्रियाएं, गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल। अंतरिक्ष से प्राप्त उल्कापिंड, भूकंप संबंधी क्रियाएँ और गुरुत्वाकर्षण, ये सारी जो है वो आंतरिक रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष स्रोत है। अच्छा, कौन-सी तरंगें पृथ्वी के क्रोड से गुज़र सकती है? पी तरंगे। हाँ, पी तरंगे जो है वो पृथ्वी के क्रोड से गुज़र सकती है। हमने पी तरंगों, एस तरंगों और एल तरंगों के बारे में डिटेल्स क्लास में बताया भी है, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था कि आंतरिक क्रोड से गुज़रने वाली तरंगे कौन-सी है? तो पी तरंगे है। आगे चलते हैं, कौन-सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत? ज्वालामुखी। हाँ, जैसा कि आपको पता है भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत जो है वो ज्वालामुखी रहता है, क्योंकि ज्वालामुखी का विस्फोट टेक्टोनिक प्लेटों के गर्म होने से बने मैग्मा के पिघलने से होता है, उनके दबाव के ऊपर आने से होता है और वो आंतरिक चीज़ें होती हैं, अतः भूगर्भ की जानकारी देती हैं। आगे चलते हैं, बात है कि कौन-सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? भूपटल तथा उपरिमंडल। हाँ, भूपटल और ऊपरी मंडल स्थल मंडल को वर्णित करता है। आगे चलते हैं, पृथ्वी के क्रोड में कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? निकेल तथा लोहा। हाँ, जैसा कि मैंने आपको सीमा, सियाल और नीफे के बारे में बताया था, तो आप इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। सियाल, सीमा, नीफे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्रोड में नीफे होता है यानी कि निकेल और फेरस यानी कि लोहा। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड में जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। आगे चलते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। हाँ, 6370 किलोमीटर के आसपास इसकी त्रिज्या है, जिसे लगभग 6400 6400 किलोमीटर के एप्रॉक्स मान लिया जाता है। मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन कहाँ किया गया है? कोला। हाँ, कोला आपको पता है कि भूगर्भ में प्रवेदन किया गया, जिससे ये जानकारी प्राप्त हो सके कि पृथ्वी के अंदर कौन-कौन सा मटेरियल एक्ज़िस्ट करता है। हालाँकि बहुत सारे गैसेस के रिसाव के कारण इस प्रवेदन की जो प्रक्रिया था उसको बंद कर दिया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम कितना प्रवेदन किया गया? 12 किलोमीटर। हाँ, बिल्कुल 12 किलोमीटर का प्रवेदन अधिकतम किया गया है। भूगर्भ के अवकेंद्र में संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? माने भूगर्भ के जो अवकेंद्र है उसके बारे में कोई 2-3 कथन बताओ। भूगर्भ
का वह स्थान भूगोल का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, यहाँ से ये ऊर्जा अलग-अलग स्थानों पर हुँ, जाती है। हुँ, बिल्कुल। अब केंद्र में तरह-तरह की ऊर्जाएँ जो तरंगों के माध्यम से निकलती है और अलग-अलग स्थानों पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आगे चलते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? हुँ, जहाँ जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलिखित नहीं होती। जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होते हैं, उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल। हाँ, रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। इम्पोर्टेंट है। महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। हाँ, बिल्कुल। महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की जो औसत मोटाई होती है, वो 5 किलोमीटर की होती है। आगे बात करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल। हाँ, दुर्बलता मंडल, क्योंकि ऊपरी भाग जो है वो भूपर्पट्टी का अंतिम भाग होता है, इसी कारण से थोड़ा नर्म होता है। आगे चलते हैं, प्रियंका के द्वारा अभी तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया जा रहा है और एक भी प्रश्न अभी तक प्रियंका ने ड्रॉप नहीं किया है। आगे चलते हैं, पृथ्वी का क्रूड किन चीज़ों से बना है? भारी पदार्थों से निकेल और लोहा। हाँ, भारी पदार्थ निकेल और लोहा को मिलाकर पृथ्वी का आंतरिक भाग जो क्रूड है वो बना है। भारत का दक्कन ट्रैप किस तरह की ज्वालामुखी का उदाहरण है? बेसल प्रवाह क्षेत्र। हाँ, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का उदाहरण है। आगे चलते हैं, वह तंत्र जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा तरंगे मापी जाती है क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। हाँ, वो ऐसा यंत्र जिसके द्वारा भूकंप की तरंग और गति को मापते हैं सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप का एक प्रभाव क्या हो सकता है? भूकंप का हिलना, आग लगना, हिमस्खलन। आग लग सकता है, भूमि का हिलना हो सकता है और हिमस्खलन भी हो सकता है। आगे चलते हैं, स्थलमंडल किस-किस को मिलाकर बना है? भूपटल, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल, मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। हाँ, बिल्कुल। ऊपरी भूपटल हो गया, निचला भूपटल हो गया और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग हो गया। स्थलमंडल से क्या अभिप्राय है? पृथ्वी की बाहर सतह। हाँ, पृथ्वी का बाह्य सतह स्थलमंडल कहलाता है। आगे चलते हैं, स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा मापी जाती है कितनी दूरी तक? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, बहुत अच्छा। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? मैगेलन। हाँ, मैगलन ने सबसे पहले सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलसिला जारी है। सर्वप्रथम किसने पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस। हाँ, पाइथागोरस ने पता लगाया था पृथ्वी गोल है, पर सिद्ध मैगलन ने किया था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत जल है? 31%। हाँ, 71%, बहुत अच्छा। संसार में पृथ्वी पर कुल कितना परसेंट स्थल है? 29%। 29%, बहुत अच्छा। महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों की अधिकता से हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों द्वारा। हाँ, बेसाल्ट चट्टानों द्वारा, बहुत अच्छा। भूपृष्ठ के किस भाग में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है? किस भाग? हाँ, कौन से परत में? सीमा परत। सीमा परत, बहुत अच्छा। भूपर्पट्टी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? एल्यूमीनियम। एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत अच्छा। अगर बात करें कि पृथ्वी से नीचे जाने पर तापक्रम कितना बढ़ता है? पहले 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। हाँ, पहले 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और फिर बाद में 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक किलोमीटर के अनुसार बढ़ता चला जाएगा। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने प्रतिशत जल है? 81। दक्षिणी भाग पर 81% जल है, इसे थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। कुछ ही प्रश्न बच गए हैं, जैसा कि हमने बताया था आपको सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे और 50 प्लस प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन-सा है? निकेल। निकेल। पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है, निकेल। अच्छा, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिनका आकर्षण चुंबक के द्वारा होता है। ये लोहा भी हो सकता है, निकेल भी हो सकता है और अन्य धातुएँ भी हो सकती हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितना परसेंट मेंटल पाया जाता है? 68%। 68%, बहुत अच्छा। पृथ्वी के कुल ऊपरी भाग में को क्या कहते हैं? ऊपरी भाग को निपे। भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं कि पृथ्वी के ऊपर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितनी है? 61%। हाँ, 61%। ऊपरी गोलार्ध पे जल की मात्रा 61% है और दक्षिणी गोलार्ध जो है वहाँ पे जल की मात्रा बाकी जो परसेंटाइल होती है उसका है। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। सीमा। पहला परत सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा? सीमा। पहला सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा? निपे। हाँ, नीफ है, बहुत
बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? श्वेत। हाँ, सियाल शब्द का प्रयोग स्वेस ने किया था। आगे चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। आंतरिक संरचना को 3 भागों में, सियाल, सीमा, नीफे का जो कैटेगराइजेशन है ये स्वेस के द्वारा ही किया गया था। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का है। धरातल में मोह असंबता की गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, बहुत अच्छा। खनिज तेल पृथ्वी के किन चट्टानों में पाया जाता है? औषधि चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में। अगर पूछ ले किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान, बहुत अच्छा। अगर हम कह लें कि किस परत में को बैरोस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। हाँ, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? मेंटल को। मेंटल को ध्यान में रखिएगा, व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न है प्रियंका से, इसके बाद हम लोग सेट को एंड करने वाले हैं कि पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बताया? न्यूटन ने। न्यूटन ने सबसे पहले बताया था। तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। आज हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर कर चुके हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और आज की बात हो रही थी प्रियंका के साथ। जैसा कि आपको पता है, प्रियंका ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिए हैं। अब करते हैं प्रियंका से कुछ बातें, जिसमें आपको पता चलेगा इसके लाइफ के बारे में। तो प्रियंका, सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर हिस्ट्री। हाँ, आज हालांकि सेशन तो ज्योग्राफी का है, पर आपको पता चल ही रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हिस्ट्री को ही अपना पसंदीदा सब्जेक्ट जो है वो मानते हैं। अच्छा, आगे बात किया जाए कि जीवन में पढ़ लिख कर क्या बनना है, तो क्या बनना पसंद करोगे? सर अभी नहीं सोचे। हाँ, सोची नहीं है, पर कुछ तो बनना है। चलो, बात करें पढ़ाई लिखाई में, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा हेल्प किसका मिलता है? भैया का। भैया का। भैया बड़े हैं या छोटे हैं? सर बड़े हैं। बड़े हैं। भैया क्या करते हैं तुम्हारे? हम पढ़ाई भी करते हैं और काम भी। पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं और अपनी बहन को मदद भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रियंका, ये बात बताओ कि तुम्हारे पढ़ने का जो समय है, वो सबसे अच्छा माने फ़ेवरेट समय कौन-सा है तुम्हारा? सुबह और शाम को। हाँ, सुबह मतलब कितने बजे उठ जाती हो? 4 बजे से 5 बजे तक। 4 बजे 5 बजे तक। अच्छा, तुमको घर में तो कुछ काम भी करना पड़ता होगा एक्स्ट्रा। तुम एक्स्ट्रा काम में क्या-क्या कर लेती हो? मम्मी का हेल्प करती होगी? हाँ। और खेतों में काम करती हो कभी? हाँ, कभी-कभी करते हैं। कभी-कभी। खेतों में क्या काम होता है जनरली? फिर भी? उम, रोपाई वगैरह? हाँ सर। किस चीज़ का? धान। धान की रोपाई वगैरह में भी आपको दिख रहा होगा कि ये अपने आप में कितने मेहनत से पढ़ाई-लिखाई भी करती हो, साथ में मम्मी-पापा को मदद करने के साथ कभी-कभी खेतों में भी काम कर लिया करती है। जैसा कि आपको पता है, हम सभी जो हम लोग का जो क्षेत्र है, हम लोग का जो एरिया है, यहाँ पे लोग पसंद करते हैं अपने आप में मज़दूरी करना, मेहनत करना, और ये हम लोगों को, हर किसी व्यक्ति को पसंद है, क्योंकि हम लोग का जो देश ही है कृषि प्रधान देश है। और अपने घर में काम करना, अपने घर के लोगों को मदद करना, इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, हम लोग कर ही सकते हैं। ये तो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, हमारा मैनर में भी ये चीज़ आ जाना चाहिए। अच्छा प्रियंका, एक बात और कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मान लो तुमको कभी ऑफ़र किया गया कि तुमको खेत में काम करना ज़्यादा पसंद है या घर पे काम करना ज़्यादा पसंद है, तो तुम क्या चुनोगी? सर घर पर। हाँ, घर पे काम करना ज़्यादा पसंद है। ये तो एक मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन था जिसका कोई मतलब जनरल अर्थ नहीं होता है। बात करते हैं अब आगे, रिज़ल्ट की तैयारी हो गई है? हाँ सर। हो गई है, पूरी तरह से तैयार हो? हाँ सर। हाँ, तैयारी हो गई है और पूरी तरह से तैयार है रिज़ल्ट के लिए, यानी कि एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन बहुत उम्दा है। तो तुमको बहुत-बहुत शुभेच्छा, आगे आने वाले समय में तुम बेहतरीन करो, अपने आप को अच्छी जगह पे ले जा पाओ, और एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होगी शायद? हाँ सर। हाँ, बिल्कुल प्रिपेयर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है, और भी बेहतरीन क्लास के साथ बने रहिए हमारे चैनल में। चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। नए विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना, पसंद करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।